क्लास 9th हिंदी गद्य खंड से राहुल संस्कृत्यायन की ल्वासा की ओर नामक पाठ आज पढ़ेंगे हम। राहुल संस्कृत्यायन का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव पंदहा में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा काशी, आगरा एवं लाहौर में हुई। सन 1930 में राहुल जी ने श्रीलंका की यात्रा की तथा बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही इनका नाम राहुल संस्कृत्यायन पड़ा। साहित्य की दुनिया में इन्हें महापंडित भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया, अर्थात ये परलोक सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाएं। राहुल संस्कृत्यायन ने साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में स्वयं को निपुण साबित किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। साहित्यिक रचनाएं। मेरी जीवन यात्रा ये 6 भागों में थी। दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, बोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, साहित्य के अतिरिक्त दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल स्वभाव से घुमक्कड़ थे। उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल वर्णन की कला में निपुण थे। रोचकता इनके लेखन का प्रधान गुण है। भाषा शैली। राहुल जी की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता के कारण भाषा में एक विशेष प्रवाह आ जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ल्वासा की ओर पाठ का परिचय। दिए गए वृत्तांत में राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929 से 30 में लेखक अर्थात राहुल संस्कृत्यायन नेपाल के रास्ते तिब्बत गए। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा। इस यात्रा का वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी है, की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। पहली व्याख्या में लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है, तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझता था, उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। सारे रास्तों में पुराने किले थे, जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुई थीं। तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था।
वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है। वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं। अपने हों अथवा अपरिचित, वे सभी की सहायता करते हैं। वहाँ का विशेष पेय चाय है। आप जैसे चाहें बनवा सकते हैं। लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षुक सुमिति से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान है। चूँकि वे भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं थी। इसमें जो मुख्य शब्द हैं उसके अर्थ चौकियाँ, चौकियाँ जहाँ चुंगी और पड़ाव डालते हैं सैनिक। पलटन, पलटन का अर्थ सेना की एक टुकड़ी। बसेरा अर्थात निवास, आवास, बसे हुए। परित्यक्त, जिस स्थान को छोड़ दिया जाता है या जिस यहाँ किला छोड़ा गया है, किले के लिए परित्यक्त का शब्द आया, यानी छोड़े हुए किले। राहदारी, राहकर। भद्र अर्थात संभ्रांत, सभ्य। डांडा, डांडा अर्थात ऊंची जमीन। ठोंगला, ठोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान। एक बार व्याख्या फिर से सुन लेंगे इसकी। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है, तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझता था, उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। सारे रास्ते में पुराने किले थे, जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुई थी। तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है। वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं। अपने हों अथवा अपरिचित, वे सभी की सहायता करते हैं। वहाँ का विशेष पेय चाय है। आप जैसी चाहें बनवा सकते हैं। लेखक की मुलाकात मंगोल भिक्षुक से सुमित से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान है। चूँकि वे भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी सुलभ जगह मिल गई। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तो किसी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह तक नहीं दी। दूसरा स्टेंजा है, शब्दार्थ हैं। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे अर्थात टीले के आकार का ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर के उपले। सत्तू, भुने हुए जौ और चने का आटा। थुप्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लई की तरह पकाया गया पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, जिससे गंडा कहा जाता है। लेखक इसके आगे बताता है कि सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह थोंगला को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ खतरनाक भी थी। थोंगला की कुल ऊंचाई 16 से 17 हज़ार फीट थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से आवास कर सकते थे। इतनी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं करता। यहाँ डाकू किसी का सामान लूटने से पहले उसे जान से मार देते हैं। यहाँ हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है, और इसलिए यहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल सरेआम लिए घूमते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष वहाँ हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़ों पर सवार होते हैं। एक स्थान पर वे चाय पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डंडे पर पहुंच जाते हैं।
इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नज़र आ रहे थे। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक ने उसको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि वह थक चुका है, वह सबसे पीछे रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दो रास्ते निकले हुए थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगा तो पूछने पर पता चला कि यह रास्ता ठीक नहीं है। लेखक वापस आया और दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते पर चला। लगभग शाम तक वह गांव पहुंचा। वहां समित गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगे लेखक बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमित बहुत जल्दी ही शांत हो गया। लंकोर में वे उचित जगह पर ठहरे थे। एक स्थान था जिसका नाम था लंकोर, वहाँ वे दोनों उचित जगह पर ठहरे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुप्पा, एक तरह का तरल पदार्थ है, उसे खाने को मिला। एक बार फिर से इसका सुन लेंगे। लेखक जब तिब्बत सीमा से आगे बढ़ा, थोंगला को पार किया, जिसकी कुल ऊंचाई 16 से 17 हज़ार फीट थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ वो पता चला कि इस स्थान पर लोग लूट माट कर लेते हैं। लेकिन जब उसे लगा कि जहाँ भी उसे खतरा दिखाई देता था, लेखक भीख मांगने लगता था। और जब वो थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसका घोड़ा रुक गया, आगे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो लेखक ने उसे मारना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि शायद घोड़ा थक गया है, इसलिए वह थोड़ी दूर रुक गया और रुकने के कारण वह सबसे पीछे हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह चला तो आगे से दो रास्ते फूटे थे। उसे पता नहीं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। वो एक रास्ते पे चला। कुछ ही दूर आगे गया था कि लोगों ने उसे बताया कि यह रास्ता ठीक नहीं है। अतः वो फिर वापस आया और सही रास्ते पर चला। जब वो आगे बढ़ा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो भीख मांग करके आगे बढ़ा और धीरे धीरे वापस जब पहुंचा तो जहां उसका इंतज़ार कर रहा था समुति, जो पहली यात्रा में उससे मिला था, वो गुस्से से लाल पीला हो गया। तब जब उसने बताया कि मैं रास्ता भूल गया था, इसीलिए काफ़ी देर हो गई और मैं पीछे रह गया, तब उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर वो लंकोर में उचित जगह पर ठहरे। लंकोर एक जगह थी और वहाँ पे उन्होंने चाय, सत्तू और कुछ तरल पदार्थ खाया। अगला स्टेंजा है, शब्दार्थ है इसमें यजमान, यजमान यानी मानने वाला। गंडे पहले भी आ चुका है, मंत्र पढ़कर दिए जाने वाले कपड़े या धागे जो गले या बाहों में बांध लेते हैं। भरिया, भारवाहक। ललाट, ललाट का अर्थ होता है माथा। बेगार, बिना भाड़ा दिए काम कराना, अर्थात बिना पैसे का काम कराना, ज़बरदस्ती काम कराना। पोथी, ग्रंथ या पुस्तक। दोन की वस्तु, स्पेन का रहने वाला एक उपन्यासकार का नाम है। मंगोल, मंगोल वंश के लोग जिनका चेहरा गोल, नाक चपटी, आँखें छोटी और रंग लालिमा लिए हुए गोरा होता है, ये मंगोल कहलाते हैं। इसकी व्याख्या, लेखक के अनुसार वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर ही पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को टिंगड़ी समाधि गिरी कहते हैं। गांव में सुमित के बहुत अधिक जजमान थे, अर्थात उसके मानने वाले थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते हैं। वे अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे,
लेखक को प्रतीत हुआ कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटें, आसपास के गांव में न जाएं। ल्हासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमित ने स्वीकार कर लिया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था, अर्थात पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। वे सुमित के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। उनके सारे रखरखाव एक भिक्षुक देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था। वे लेखक से बहुत प्यार से मिले। लेखक अर्थात राहुल सांकृत्यायन से वे बहुत प्यार से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन अर्थात बैठने का स्थान भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। हर पोथी का भार 15 सेर के लगभग था। 1 किलो से कुछ कम होता है सेर। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमित अपने जजमानों से मिलने चला गया। सुमित दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। एक बार फिर से इसकी व्याख्या। लेखक के अनुसार वे एक ऐसे दुर्गम यानी कठिन, जहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सके, ऐसा स्थान को दुर्गम कहा जाता है, दुर्गम स्थान कहा जाता है। स्थान पर पहुँच गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को टिंगड़ी समाधिगिरी कहा जाता था। गांव में सुमित के बहुत से जजमान थे। जजमान यानी उसके मानने वाले थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बना करके मंत्र द्वारा मंत्रोच्चार करके धागे या कपड़े में गांठ बांध दी जाती थी, जिसे गले में या बाहों में पहना जाता था। वे देते थे। वे अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को प्रतीत हुआ कि इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। अतः उन्होंने उनसे कहा कि यहीं पे जिसको देना है यहीं पे दे दो और आगे हम लोग ल्हासा की ओर चलें। ल्हासा पहुंचने के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। फिर वे लोग लेखक के कहने पर वे वहाँ से चल पड़े। जब वो चले उस समय काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पसीनों से उनका पीठ भीग गया था। उन्होंने पीठ पर सारा सामान लादा और चल पड़े। वे सुमित के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। उनके सारे रखरखाव एक भिक्षुक देखता था। जागीर के आदमियों ने उसके बैठने के लिए उसी के सामने एक आसन बिछाया, आसन जिस पे बैठने का स्थान होता है, और उसका काफ़ी आदर सत्कार किया गया। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमिति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमिति दूसरे दिन भी दोपहर के बाद लौटा। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षु नम से विदाई ली।
और विदाई लेने के बाद चल पड़े। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, जजमान अर्थात मानने वाला, गंडे मंत्र पर कर दिए बांधे जाने वाले